करें और देखें कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो अगर आप तक नोटिफिकेशन मिल चुका है तो आप जल्दी से सब लाइव आ जाएं, और जब आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मालूम हो कि आप सब वीडियो पे लाइव आ चुके हैं। और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि इसमें गलत प्रश्नों को ना शामिल किया जाए, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द प्रतिपादित किया गया था। कोशिका जो शब्द है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, बेंडा या फिर स्लाइडेन एवं स्वान, किसके द्वारा कोशिका शब्द प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही जवाब आ चुका है मयंक त्रिपाठी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। डर्मेटोलॉजी का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी जो है वो किस चीज का अध्ययन कहलाता है? जीन, त्वचा एवं इसकी बीमारियों का, नेत्र एवं इसकी बीमारियों का, या फिर कर्ण एवं इसकी बीमारियों का। और ये जो क्वेश्चन है असिस्टेंट लोको पायलट त्रिवेंद्रम जो है वहाँ 2010 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप बताएं। तो देखिए, डर्मेटोलॉजी जो अध्ययन कहलाता है वो त्वचा और उससे जुड़े बीमारी जो होती है उसको कहा जाता है डर्मेटोलॉजी, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्या है जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? डीएनए, केंद्रक कला, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका कला? तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित जो होता है वह होता है केंद्रक कला, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर कठोर लकड़ी है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे कठोर लकड़ी के तौर पे जाना जाता है? चीर, महोगनी, कैल या फिर देवदार? तो देखिए, 4 का जो सही जवाब है, अगर आप सभी को पता है तो आप अपना क्वेश्चन के साथ ऑप्शन बताएं। ए बी सी ऐसे करने से समझ में नहीं आता। अगर आपको पता है तो ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दें। तो देखिए, 4 का ऑप्शन आया है ए, जो कि सही जवाब नहीं है। 4 का होगा बी, महोगनी। महोगनी है जो कि सबसे कठोर लकड़ी के तौर पे जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मनुष्य की आरबीसी में अनुपस्थित होता है। रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है? जल, हेमोग्लोबिन, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मनुष्य की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। आप सभी को अगर आंसर पता है तो 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर दे देना है, उसके बाद मैं आंसर बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस पेड़ की छाल से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? कुनैन हमें किससे प्राप्त होता है? और ये जो क्वेश्चन है असिस्टेंट लोको पायलट अजमेर बोर्ड का 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इकोलिप्टस, सिंकोना, नीम या फिर सिक्योया। किसके पेड़ की छाल से हम कुनैन को प्राप्त कर सकते हैं? तो 6 का बी आया है ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। सिंकोना के छाल से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। शहद, नेक्टर एवं फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च? तो 7 का आप सभी को अगर जवाब पता है तो जल्दी से जवाब दे इसका। तो देखिए, 7 का जो सही जवाब होगा, अभी तक नहीं आया आप सभी का,
आशीष मलिक ने सही जवाब दिया है ऑप्शन ए फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है शहद, नेक्टर और फलों में पाई जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, एडेनिन एवं ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन, यूरेसिल एवं थाइमिन, या फिर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी आया है, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो एडेनिन एवं ग्वानिन, उसके साथ ही साथ साइटोसिन और थाइमिन ये भी होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है? आपको ऑप्शन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, एडेनिन एवं ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाइन का सी आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है विश्व दीपक के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसी भी वृक्ष की आयु सर्वोत्तम रूप से की प्रकार ज्ञात की जा सकती है। किसी भी वृक्ष की अगर वायु हमें पता करना है तो सबसे अच्छा और उत्तम विधि क्या होगा? और एक क्वेश्चन जो है असिस्टेंट लोको पायलट सिकंदराबाद 2012 में पूछा गया है, और इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। इसकी ऊंचाई नापकर, इसकी शाखाओं को गिनकर, इसकी पीढ़ का व्यास नापकर, या फिर इसकी पीढ़ के क्रॉस सेक्शन की रिंग्स को गिनकर। तो 10 का बी जवाब आया, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए मयंक त्रिपाठी ने सही जवाब दे दिया है। इसकी पीढ़ की क्रॉस सेक्शन की रिंग्स को गिनकर हम किसी भी वृक्ष की आयु को सर्वोत्तम रूप से जान सकते हैं, यानी ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। डॉक्टर सूरजमुखी के तेल के सेवन की सलाह देता है क्योंकि? डॉक्टर हमें सूरजमुखी के तेल सेवन करने के लिए क्यों कहता है? ऑप्शन है, इसमें संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, इसमें असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, यह वजन को कम करता है, या फिर यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी आपको जवाब लगता है आपको इसमें देना है, और देना है तो आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर जवाब देना है। 11 का ए आया है, जो कि गलत जवाब है। 11 का बी बिल्कुल सही जवाब है, संजय कुमार मंडल ने दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसमें असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, इस वजह से डॉक्टर जो है सूरजमुखी के तेल के सेवन की सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे। हरे पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। जो हरे पौधे की कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की, ग्लूकोज की, काइटिन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर 12 का ए आ चुका है जवाब, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा सेलुलोज द्वारा। हरे पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज द्वारा बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। प्रतिरक्षियों में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। प्रतिरक्षियों में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाता है? ग्लोबुलिन, एल्बुलिन, ग्लूटेनिन, या फिर न्यूक्लिन। 13 का डी ऑप्शन आया है, जो कि गलत जवाब है। अभी तक 13 का किसी का सही जवाब नहीं आया है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो प्रतिरक्षियों में उपस्थित प्रोटीन होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जंतुओं में पाए जाने वाली रचनात्मक प्रोटीन क्या कहलाता है? केराटिन, कोलेजन, एल्बुमिन, या फिर थ्रोम्बिन, क्या कहलाता है? तो 14 का जवाब अगर आप सभी को पता है, 14 का ए जवाब आया है, जो कि बिल्कुल सही है।
केराटिन होता है। और ये जवाब आया अर्पित सिंह के द्वारा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? और जो क्वेश्चन है असिस्टेंट लोको पायलट रांची बोर्ड 2017 में पूछा जा चुका है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है सरसों, धान, बाजरा और मूंगफली। तो इसका भी सही जवाब किसी का नहीं आया है। चलिए 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, बाजरा। हरित बाली रोग जो है वह बाजरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जवाब आ चुका है संजय कुमार मंडल का। 16 का जो सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। डिप्टियोसोम का दूसरा नाम क्या है? राइबोसोम, गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक। 17 का बी जवाब आया है जो कि बिल्कुल सही है और ये भी संजय कुमार मंडल का आया है, गोल्गी कॉय। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? और ये भी क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट लोको पायलट भुवनेश्वर बोर्ड में पूछा जा चुका है 2014 में। और ऑप्शन है घोघा, केकड़ा, डॉग फिश या गैम्बुसिया फिश। क्या इसका सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का डी आया है और आया प्रेम सिंह का जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मयंक त्रिपाठी ने भी सही जवाब दिया है। गैम्बुसिया फिश जो है वह तालाबों और कुआं में डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। प्रोटोजोआ जीव कहलाते हैं? प्रथम, जंतु, कोशिका, जीवधारी या इनमें से कोई नहीं। चलिए शिवानी तोमर भी ने 18 का सही जवाब दिया है डी। 19 का जवाब आप सभी दीजिए। प्रोटोजोआ जीव कहलाते हैं प्रथम, जंतु, कोशिका, जीवधारी या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का बी आया है जवाब जो कि गलत है। अभी तक 19 का किसी का सही जवाब नहीं आया है। चलिए विनय वर्मा ने सही जवाब दे दिया है। इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोआ जीव कहलाते हैं पहले जंतु। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मलेरिया रोग होता है? मलेरिया रोग कैसे होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या फिर कवक से होता है? जो मलेरिया रोग है वो कैसे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? तो 20 का ए ऑप्शन आया है जो कि गलत जवाब है। 20 राहुल कुमार ने सही जवाब दिया है, मयंक त्रिपाठी ने भी सही जवाब दिया है। इसका सही होगा प्रोटोजोआ से। मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित विटामिनों में से किसके लिए साइट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत के रूप में समझा जाता है? और एक क्वेश्चन है असिस्टेंट लोको पायलट त्रिवेंद्र में पूछा गया है 2010 में। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी। निम्नलिखित विटामिनों में से किसके लिए साइट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत के रूप में समझा जाता है? ये आपसे पूछा गया। 21 का सी आया है विश्व दीपक कटियार का जो कि गलत जवाब है। नेहा सिंह ने सही जवाब दिया है विटामिन सी, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इंजाइम रहित पाचक रस है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, अग्न्याशयी रस, पीत रस, आंत्र रस या फिर जठर रस। ट्वेंटी टू का डी आया है जो कि गलत है। विक्की सिंह राठौर ने सही जवाब दिया है, मनीष कुमार ने भी सही जवाब दिया है, ऑप्शन ए। अग्न्याशयी रस जो है इंजाइम रहित पाचक रस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। विटामिन सी को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? फॉलिक अम्ल, रेटिनोन,
एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर नियासिन। अगर आपने हमारा विटामिन का वीडियो देखा होगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा विटामिन से रिलेटेड, आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 23 का सी आ रहा है जवाब, जो कि बिल्कुल सही है, और सभी का ऑप्शन लगभग सही ही आया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पेप्सिन की अक्रिय अवस्था क्या कहलाती है? पेपिसनोजन, ट्रिप्सनोजन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। 24 का अर्पित सिंह ने बी जवाब दिया है, जो कि गलत है। ट्वेंटी फोर का जवाब अभी तक किसी का सही नहीं आया है। इसका सही जवाब जो होगा 24 का, वह होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 25 पे। 25 नंबर है, मानव शरीर में कहां पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट लोको पायलट गोरखपुर बोर्ड में 2009 में पूछा जा चुका है, और इसका ऑप्शन जो है ग्रसनी में, भोजन नालिका में, श्वास नली में और स्वर यंत्र में, कहाँ पे दोनों एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। तो 25 का ए आया है जवाब, जो कि बिल्कुल सही है। प्रेम सिंह, नेहा सिंह ने सही जवाब दिया है इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से जीरोपैथीलेमिया नामक रोग उत्पन्न होता है? तो आपने अगर विटामिन का मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार आप जरूर देखें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप जाकर डिसलाइक करें, लेकिन जरूर एक बार देखें, क्योंकि सारे विटामिन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12। 26 का अभी तक जवाब सही नहीं आया है। चलिए, विजय यादव ने सही जवाब दिया है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोपैथीलेमिया नामक रोग होता है। चलिए 27 पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन क्या है? और ये काफी आसान प्रश्न है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी और ये सभी। तो 27 का ए ऑप्शन आया है, जो कि बिल्कुल सही है। हम सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन हमें प्राप्त होता है वह विटामिन डी है। 28 पे आते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्वासिकोर, मेरेमस, रिकेट्स या फिर ए और बी दोनों। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए 28 का डी ऑप्शन आया है, जो कि बिल्कुल सही है, और राकेश पटेल ने इसका सही जवाब दिया है। आशीष मलिक ने भी इसका सही जवाब दिया है, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? और ये असिस्टेंट लोको पायलट चंडीगढ़ बोर्ड में 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है अंडा, सेब, केला और संतरा। विटामिन ए हमें सबसे अच्छा कहाँ से मिलेगा? सबसे ज्यादा स्रोत क्या है विटामिन ए का? इन चार ऑप्शन से। तो फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि विटामिन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारा वीडियो है वो जरूर देख लें। आपको सारा विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेरी है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो भी होगा मैं बताऊंगा। इसका जो आंसर आप सभी का है, विश्वदीप कटियार, विनय वर्मा, इन सभी का जवाब जो राजू यादव, इन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेब। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इन चार ऑप्शन से जो है वो है सेब। चलिए 30 नंबर पे आते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा क्या है? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, CO2 कितना होता है? चार ऑप्शन है 0.03%, 16%, 21%, 24%। 30 का ए ऑप्शन आया है, जो कि बिल्कुल सही है। रजनीश कुमार, इनका जवाब सही है। HR मस्ती, इनका भी सही जवाब है। मुकेश यादव ने भी सही जवाब दिया है। रोशन कुमार यादव का भी सही जवाब है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से बायोलॉजी का हमारा यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दें। अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक बटन प्रेस करें,
और अगर पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करके ज़रूर अपना सपोर्ट करें। और इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लेकर आते रहेंगे। और अगर आप सभी का इसी तरह से फीडबैक मिलता रहा, अच्छा फीडबैक रहा, तो हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।